हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। तो आज हम बात कर लें नए टॉपिक की। देखिए, एग्ज़ामिनेशन की डेट हो सकती है कि 11 को ही हो, तो आप लोग अभी से थोड़ा सा प्रिपरेशन को बढ़ाएं और क्लास को कंटिन्यू लेते जाएं, ठीक है। तो देखिए, आज हम बात कर लेते हैं नए टॉपिक। जो आपको दिख गया होगा कौन सा टॉपिक है, और टॉपिक जो लिया है वो टॉपिक इम्पोर्टेंट भी होगा और इम्पोर्टेंट के साथ साथ क्वेश्चंस बहुत ईजीली देगा, ठीक है। मैं बात करूंगा आज नए टॉपिक की। वो टॉपिक होगा सॉल्यूशन। क्या होगा जो सॉल्यूशन, विलियन। अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर लेता हूँ तो सॉल्यूशन में 3 क्वेश्चंस आते हैं हर बार। अब देखो, ये सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि केवल वो एक पार्ट सॉल्यूशन का ही पढ़ाएंगे। इसी सॉल्यूशन को कंटिन्यू रखते हुए हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। देखते जाना टॉपिक कैसे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो क्लास तो आपको शुरुआत से लेनी पड़ेगी और उसे कवर करेंगे अपन जितनी जल्दी, वो 2, 3, 4 घंटे जितनी लंबी क्लास होगी उसमें कवर करेंगे। अपन पार्ट बनाएंगे, उसके बाद में एक साथ भी डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए, अब मैं बिल्कुल सिंपल सी बात कर लेता हूँ कि सॉल्यूशन बोले तो सांद्रता, सांद्रता बोले तो गाढ़ापन, घोल, ठीक है। विलियन जो होता है, विलियन, उस विलियन में जो घोल घोला जाता है, घोलना मतलब किसी चीज़ को किसी में घोलना, यही क्या है, सॉल्यूशन है, उसका विलियन है, ठीक है। तो आपको जब भी कोई ऐसे बोले कि ये एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, इसका मतलब आप सोचो कोई इसमें कम से कम 2 चीज़ें हैं, एक बड़ी मेजर, एक माइन्यूट, ठीक है। एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट, जान गए होंगे, एक विलेय और एक विलायक, है ना। अब हम बात करेंगे सबके बारे में, देखते जाएं। सामान्य ताप, दाब पर, क्या बोला मैंने, उसको इम्पोर्टेंट होगा ताप और दाब। सामान्य जो टेम्परेचर आपने लिया, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर की बात कर लें। विलायक में, विलायक में विलेय की समांगी मिश्रण, क्या बोलेंगे उसको, समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब होता है समान रूप से अगर मिश्रित हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण, ठीक है। क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है, ठीक है। फिर सुनिए, विलियन जो होगा उसमें क्या क्या मिला आपको, एक तो मिला विलेय, एक मिला विलायक, और फिर मिल गया उससे विलियन। सॉल्यूट, देन सॉल्वेंट, एक तो होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। सॉल्यूट कम मात्रा में होगा वो सॉल्यूट, अधिक मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट, और दोनों के मिलने से जो बनेगा वो सॉल्यूशन या विलियन। दिख रहा होगा आपको। तो हम आपको यही समझा रहे हैं क्या, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं वो दोनों मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब फिर सुनना, अपन इस पॉइंट को अपने एंगल के अकॉर्डिंग, अपने सोच के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करते हैं। इस टॉपिक को वैसे पढ़ेंगे कि भाई विलियन यानी घोल, और अगर कोई चीज़ घुली हुई है और वो पूर्ण रूप से घुली हुई है तो सोच लो वो विलियन बन गया। सही बात है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी चीज़ को घोला और वो पूर्ण रूप से नहीं घुला, तो भी विलियन बन गया। ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ को घोला, घुल गया, और घुलने के बाद में उसमें कुछ नए फीचर्स दिख रहे हैं, कुछ नए गुण दिख रहे हैं, तो वो भी विलियन ही बन गया, है कि नहीं। तो हम उस विलियन में ये चीज़ देखें, अगर मैं ध्यान से समझूँ तो, कि विलियन में विलायक होता है, विलायक में विलेय घुलता है। सोचना, एक गिलास पानी लिया, लिक्विड था पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, और तीन अवस्थाएं एक दूसरे के साथ मिलेगी, है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, मेरा समझाने का पर्पज क्या है वो आप समझे एक बार, है ना। क्या कि विलियन जो होगा, उस विलियन में विलायक था और विलायक में विलेय मिला। एक गिलास पानी था विलायक, एक गिलास दूध था विलायक, जो ज्यादा होगा वो विलायक, समझे। विलायक, उस विलायक में मैंने घोल दिया क्या, कुछ भी। एक गिलास पानी था, उसमें मैंने घोल दिया चीनी, तो चीनी जो थी वो ठोस अवस्था में थी, और जो पानी था वो द्रव अवस्था में था। जब इसे घोला गया तो जो विलियन बना उसकी अवस्था क्या आई, द्रव अवस्था आई ना। इसका मतलब, एक और एग्जांपल देख लो, एक गिलास दूध लिया, ठीक है, और एक गिलास दूध लेने के बाद में उसमें हमने थोड़ा सा पानी मिला दिया, ठीक है। तो दूध में पानी मिलाया तो ज़्यादा कौन, दूध, तो अवस्था कौन सी दिखेगी,
जो विलायक की अवस्था होती है वही अवस्था विलयन की अवस्था बन जाती है या रह जाती है या रहती ही है। जो अवस्था स्टेट ऑफ सॉल्वेंट दिख रहा है भाई, अगर मैं सॉल्वेंट का स्टेट देख रहा हूँ, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट देख रहा हूँ, तो जो अवस्था आपको सॉल्वेंट की दिखेगी वही अवस्था आपको क्या दिखेगी भाई, वही अवस्था आपको सॉल्यूशन की भी दिखेगी। समझ में आ रही है कुछ बातें? तो अब बात कर लेते हैं, आइए फिर से आगे पॉइंट पे देखिए क्या कह रहा है कि जो विलयन होता है वो विलयन विलेय और विलायक के मिलने से बनता है, जिसमें विलेय कम होता है और विलायक ज़्यादा होता है और उससे बन जाता है विलयन। ठीक है, अब बात कर ले हम किसकी, कि विलयन जो है विलयन की अवस्था, रूप, प्रकार विलायक की अवस्था पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है भाई? विलायक की अवस्था पर निर्भर करता है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो विलायक की अवस्था पे निर्भर करता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछने लायक है किसमें, JICAR में। ठीक है, तो हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम आती है टाइप में, तो कोई बात नहीं है, आप उसको माइंड नहीं करें और पढ़ने में ध्यान दें। ठीक है, किसकी अवस्था पे डिपेंड करता है? विलयन की अवस्था किस पे निर्भर करती है? विलयन की अवस्था विलायक पर निर्भर करती है। समझ में आया? ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो, किसी विलयन की अवस्था निर्भर करती है विलेय पर, विलायक पर, विलयन पर। तो विलयन की अवस्था विलयन पर तो निर्भर करेगी नहीं, और विलेय और विलायक दोनों पर। तो आंसर आएगा केवल और केवल विलायक पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाया मैंने, इसको लिख लो। क्या? विलयन की अवस्था निर्भर करती है विलेय पर, विलायक पर, या दोनों पर, या कोई नहीं। तो आप आंसर देंगे विलायक पर केवल। विलेय पर कभी भी विलयन की अवस्था निर्भर नहीं करती है। समझ में आई बात? तो हम अब क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि यार एक काम करते हैं, विलेय और विलायक की अवस्था भी देख लेते हैं। तो विलयन कैसे बनेगा वो भी देख लेंगे, और वो किस तरीके से बोला जाएगा वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, विलायक आपने लिया या तो ठोस ले लिया, या तो द्रव, या तो गैस। ठीक है, तो जब मैंने ठोस लिया तो उसमें मैं विलेय मिलाऊंगा, वो भी तीन ही अवस्था में होगा, या तो ठोस द्रव गैस, तीनों में से कोई सी अवस्था हो सकती है। जब मैंने ठोस को ठोस में मिलाया, तो विलयन बना। तो अब देखो, विलायक की अवस्था क्या है? ठोस। तो इसमें ठोस मिलाओ, चाहे द्रव मिलाओ, चाहे गैस मिलाओ, हमेशा विलयन किस रूप में मिलेगा? ठोस। दिख रहा है क्या? ठोस। विलयन की अवस्था दिख रही है क्या? बोलो भाई, विलयन की अवस्था दिख रही है। विलयन की अवस्था कैसे मिलेगी? विलयन की अवस्था हमेशा ठोस ही मिलेगी। दिख गई क्या? समझ में आया? और विलयन किस रूप में बोला जाएगा देखना, ठोस विलयन। फिर अगली बार कैसे बोलेंगे? द्रव ठोस विलयन। ध्यान से सुन लो, ऐसे बोला गया हुआ, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ठोस द्रव विलयन में विलेय होगा। ठोस होगा या द्रव होगा या दोनों ही होगा? ठोस द्रव विलयन। तो ठोस द्रव में मतलब जब आपको दो अवस्थाएं एक साथ बोली जाएगी तो पहले विलेय और फिर विलायक बोला जाता है। मतलब पहले सॉल्यूट देन सॉल्वेंट के बारे में बोला जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन का नेम हमेशा पहले सॉल्यूट, उसके बाद में सॉल्वेंट, कम फिर ज़्यादा। ठीक है, तो अब आप ये वाले क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें। कैसे? आपसे मैं बोलूँ, बताओ, द्रव ठोस विलयन है, कौन सा विलयन है? द्रव ठोस विलयन में विलेय की अवस्था होगी, कौन सी? लिख के बताओ। द्रव होगी ना? यस। अगर आपको मैं बोलूँ ठोस द्रव विलयन में विलायक होगा, तो क्या होगा? ठोस द्रव बोला है ना, तो द्रव होगा, और क्या? सही है। और मैं बोलूँ कि ठोस द्रव विलयन में विलयन की अवस्था होगी, ठोस द्रव। इसका मतलब ज्यादा क्या है? द्रव ज्यादा होगा। देखो अच्छे से मैं दिखाता हूँ, देखो, ठोस द्रव विलयन में दिख गया क्या? ठोस द्रव विलयन में विलयन की अवस्था क्या होगी? द्रव। ये तीन तरह की वैरायटी बनती है, तीनों वैरायटी आपको आनी चाहिए। समझ में आ रही है क्या? बोलो भाई, समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ ले अपन। यस, अब देखो, ये आपको बिल्कुल लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ लो, देख लो।
क्या विलय की अवस्था ठोस, ठोस विलय की द्रव, द्रव दोनों मिले तो क्या बन जाएगा ठोस, ठोस विलयन, द्रव ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन। सर मुझे एग्जाम्पल तो बता ही नहीं रहे। अरे मैं विलयन पढ़ा रहा हूँ, कोलोइडी विलयन नहीं पढ़ा रहा। कोलोइडी विलयन के एग्जाम्पल होंगे वो पढ़ाएंगे जब वो भी देख लेंगे, दोबारा लिख देंगे इसी को, है कि नहीं। ठोस गैस विलयन, द्रव गैस विलयन, गैस गैस विलयन। ये गैस में गैस मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। तो सर मैंने तो सुना है गैस गैस विलयन तो बनता ही नहीं, गैस गैस कोलोइडी विलयन नहीं बनता है, समझे क्या। तो गैस क्या गैस में मिक्सर नहीं हो सकता क्या, मिल सकता है, बोल दो। समझ में आ रही है क्या, बोल लो ना, अरे बोलो तो सही। क्या क्या ये बोलना है सर कि ठोस ठोस विलयन बोलो, ठोस द्रव विलयन बोलो। उसमें हमें पता चल गया पहले बोला जाता है विलय, फिर बोला जाता है विलायक, और विलय और विलायक दोनों मिलकर विलयन बनाएंगे। और जैसा विलायक होगा, विलायक की जैसी अवस्था होगी तो वैसी ही अवस्था विलयन की भी होगी। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा, वो क्या पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे। देखो ठोस द्रव विलयन की अवस्था होगी, बताओ द्रव, अभी तो बोल दिया मैंने ये, समझ में आया क्या। तो आगे बढ़े, यस देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हम कुछ पॉइंटों के बारे में डिस्कस करते हैं। वो पेपर में आना तो नहीं चाहिए वैसे, पर हमें जनरली याद रहना चाहिए, ऐसे पॉइंट हमें याद होने चाहिए कि हाँ सर ऐसे भी होता है, ठीक है भाई। तो देखिए उनके लिए, उनसे रिलेटेड हम पॉइंटों को डिस्कस करने जा रहे हैं, और पॉइंट को ध्यान से समझते जाना। देखो जैसा मात्रक अंश में वैसा ही हर में होना चाहिए, ये तो आपको पता है। मात्रक यूनिट आपको पढ़ाया था ना मैंने किसी टाइम पे, यूनिट घर पे गए थे होली के एक दिन पहले और एक दिन बाद में, जब बोला था ना जैसा नोमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, ये तो अलग बात है। ये तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पेज के टॉप पे लिखा हुआ है कहीं से, ठीक है, इन्हीं में से आएगा, इस पेज में ही आएगा कहीं। तो पॉइंट क्या है, विलय की सांद्रता। देखो मैं विलय के आधार पे ही विलयन के प्रकार बनाऊंगा, विलय के आधार पर विलयन की अवस्था नहीं बोल रहा हूं, विलय के नहीं, विलायक के आधार पर विलयन की अवस्था तो होती है, पर विलय के आधार पर विलयन की अवस्था निर्धारित नहीं होती। तो अब क्या पढ़ रहे हैं कि विलय की सांद्रता, सांद्रता मतलब गाढ़ापन। बोलो ऐसे बोलो कि विलय जो है, पानी में चीनी की मात्रा, एक पानी है, एक गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाई है, 1 गिलास पानी है उसमें आपने 5 चम्मच चीनी मिला दी, तो सांद्रता यानी गाढ़ापन किस में ज्यादा आएगा, 1 गिलास में 5 चम्मच चीनी, है ना। तो उसके आधार पर विलय की सांद्रता के आधार पर विलयन। अब उन विलयन के प्रकार की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है भाई। तो विलयन के प्रकार की बात करेंगे तो क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि ये विलयन या तो हो सकते हैं सांद्र विलयन, क्या हो सकते हैं भाई, या तो हो सकते हैं सांद्र विलयन, क्या होंगे, सांद्र विलयन, समझ में आया। सांद्र विलयन, विलय की विलायक में मात्रा 50% से ज्यादा हो तो उस विलयन को हम सांद्र विलयन कहने लग जाते हैं। बोला ना ये पेपर में नहीं आएगा पर फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। तनु विलयन, अगर आपको विलय की मात्रा विलायक में 10 से 15% भूली हुई हो तो आप बोलेंगे सर ये तनु विलयन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, कौन सा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहले पढ़िएगा मेरी बात, बोलो भाई। तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो फिर आगे लेके चलते हैं हम अपना पॉइंट। देखो अब हम बात कर ले संतृप्त विलयन। देखो संतृप्त विलयन और असंतृप्त को हमने घर पे बनाया हुआ देखा है। आप क्या करो, 1 गिलास पानी लो, उसमें चीनी घोलने लगो, ठीक है, और घोलो। नॉर्मल टेम्परेचर पे आप घोड़ोगे तो घोलते घोलते 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच तो ऐसे घुल जाएगी बिल्कुल थोड़ी सी देर में। उसके बाद में चीनी को घोलो, चीनी आपको लगेगा सर ये तो बॉटम में तल में जाके बैठ गई, ये तो घुलती ही नहीं है। तो किसी संतृप्त विलयन क्या है, सामान्य ताप, आपने ताप सेम रखा, क्योंकि अगर तुमने उसे गर्म कर दिया अभी तो भैया वो चीनी जो दिख रही है ना तल में वो भी गायब हो जानी है, इसका मतलब वो संतृप्त नहीं होगा, फिर वो कुछ और ही बन जाएगा। आगे देख लेना क्या बनेगा। अभी हम बात करें संतृप्त, तो तापमान सामान्य हो और दाब भी नॉर्मल हो। विलय की विलायक में घोली गई अधिकतम मात्रा संतृप्त विलयन कहलाती है। समझ में आई क्या, संतृप्त विलयन क्या, सामान्य ताप दाब पर विलय की विलायक में घोली गई अधिकतम मात्रा संतृप्त विलयन कहलाती है। बात समझ गई। अब देखो अति संतृप्त, अभी बोला था ना ताप बढ़ाओ, सामान्य ताप या दाब से अधिक ताप दाब पर ताप को बढ़ा दिया,
और विलेय की विलायक में घोली गई मात्रा अति संतृप्त विलयन कहलाती है। पल्ले पड़ी क्या मेरी बात, समझ में आ रही है? अब बात कर ले क्या असंतृप्त विलयन। सामान्य ताप, ध्यान से सुनो, कौन सा ताप? सामान्य। सामान्य से ऊपर गए तो अति हो जाएगी, अति संतृप्त हो जाएगा वो। और सामान्य ताप दाब पर ही विलेय की विलायक में घोली गई न्यून मात्रा असंतृप्त विलयन। कहने का मतलब तनु विलयन जो होता है वो एक तरीके का असंतृप्त ही विलयन होता है। कहने का मतलब सामान्य ताप दाब पर अधिकतम नहीं घुल पा रहा, या सामान्य ताप दाब के अलावा ताप दाब बढ़ा के अगर कुछ कर रहे हो तो वो कभी भी विलयन संतृप्त नहीं बोला जाएगा, असंतृप्त ही बोला जाएगा। समझ में आई? विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। कैसा, ये तो समझ में आया ना, सिंपल से। अब हम अगले वाला पॉइंट बात कर रहे हैं। क्या? देखो यहाँ कि विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलेय और विलायक की मात्रा, अब बात करें मात्रा में तो हमने क्या बोला कि मात्रा जो होती है वो तो भैया किस ऐसे कहते भाई 1 किलो देना, जो भैया मात्रा ही तो है। 1 लीटर देना, ये भी मात्रा ही है। 2 देना, कैसे जाके बोले भैया 2 आइसक्रीम देना, तो ये भी मात्रा ही है, संख्यात्मक मात्रा है। सही है कि नहीं है? तो हमने क्या बोला कि विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर जो विलयन बनेगा उसके प्रकार की बात कर लें तो उसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, वो कौन सा होगा कि अगर मैंने विलेय और विलायक दोनों को ही अगर आपने ले लिया किसमें? भार में। विलेय भी भार में ले लिया और विलायक भी भार में ले लिया, यानी कि विलेय को भी ग्राम में ले लिया तो विलायक को भी ग्राम में ले लिया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही आपने क्या कर लिया? ग्राम में लिया। तो विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100 करने से आपको ये विलयन प्राप्त हो जाएगा। कैसा? भार प्रतिशत विलयन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? भार प्रतिशत विलयन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या लगा दिया? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो सोचो क्या करना है कि भार परसेंट विलयन देखना है, तो विलेय का भार बटे विलयन का भार, तो विलेय का भार बटे विलेय प्लस विलायक दोनों का ऐड करेगा तब विलयन का भार है कि नहीं है? सोचो 5 ग्राम को 10 ग्राम में मिलाया तो भार परसेंट निकालो विलयन की, तो क्या आया? विलेय का भार 5 ग्राम बटे 5 + 10 15, तो 5 बटे 15 इंटू 100, ये जो आंसर आएगा वो होगा क्या? भार प्रतिशत विलयन। परसेंट लगाना भूल गए, अभी लगा लेना आप। ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। क्या? भार के बाद में आयतन प्रतिशत विलयन। आयतन तो बात सिंपल सी है, विलेय का आयतन ले लो बटे विलयन का आयतन ले लो। विलयन नॉट विलायक, विलेय का बटा विलयन, और मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आयतन प्रतिशत विलयन। इसके जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन वो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब देखो भार आयतन, अगर आपने विलेय का ले लिया भार और विलयन का ले लिया आयतन, तो भैया अब मल्टीप्लाई करने पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा क्या? वो मिलेगा आपको भार आयतन प्रतिशत विलयन मिलेगा। मल्टीप्लाई 100 से कर रखा है ना, तो परसेंट में मिलेगा। फिर आयतन भार, अगर विलयन को ले लिया आयतन में, लीटर मिलीलीटर में, है ना, और इसको ले लिया किस में? भार को ले लिया ग्राम में। ये मिलीलीटर में ले लो, ये ग्राम में ले लो, तो आपके पास जो बनेगा वो आयतन भार परसेंट का विलयन मिलेगा। समझ में आया? ये जो मैंने लिखाया ये क्वेश्चंस आपके ये फॉर्मूले बेस पे तो बहुत कम चांस है, पहले और दूसरे के चांसेस जो अभी लिखे हैं, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे जेट में, आईसीआर में, पर आईसीआर वाला भैया ये क्वेश्चन खुद पूछेगा जो मैं आपको अब सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है। देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर आएंगे उसके, समझ में आना चाहिए। 80 ग्राम जल को विलेय को विलायक में, तो देखो को और में, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट पहले बोला जाएगा, सॉल्वेंट बाद में, विलेय को विलायक में, तो यानी कम को ज्यादा में, ऐसे होगा ना, सही है ना। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 80 ग्राम जल को 20 ग्राम चीनी के साथ मिलाने पर, अब जो इसने बोला है ये क्वेश्चन जो लिखा है इसकी लैंग्वेज बिल्कुल सही नहीं है। क्या होनी चाहिए? 80 ग्राम जल में, क्या बोलना होगा? 80 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी को, क्या बोलना पड़ेगा इसे? चीनी को। ठीक है। मिलाने से प्राप्त विलयन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात करो, सांद्रता प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है।
तो आप खुद देखो क्या होगा, सांद्रता मतलब विलियन। तो आप ये देखो चीनी किस में आएगी भैया, ग्राम में, यानी कि भार। और जल किस में आया, जल किस में आया बताओ, ग्राम में। तो ये जो विलियन होगा वो कैसा होता, भार भार प्रतिशत, होगा नहीं होगा, होगा ना। तो इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। और फॉर्मूला नंबर 1 क्या कह रहा है, फॉर्मूला नंबर 1 ये कह रहा है कि अगर आप इसका भार भार प्रतिशत निकालना चाहते हो तो विलेय का भार देख लो कितना, 20 ग्राम। कितना आया, 20 ग्राम, है ना। और विलियन का भार तो 20 तो है ही, और 80 क्या है, विलायक, दोनों का ऐड कर दो, कितना आ गया, 100 ग्राम। तो 20/100 इंटू 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20%। अगर आपने ये दिमाग नहीं लगाया और डायरेक्ट आंसर दिया क्या कि सर 20, अभी तुम में से 2-4 के दिमाग में आया होगा ये पॉइंट, क्या कि सर 20, ओके 20 बट डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर तो अभी भी आएगा कितना, 25%। ऑप्शन नंबर 1 में 25% ही मिलेगा गज्जू, समझे। तो आप लोग उसमें दिमाग लगाएं, आंसर क्या जाएगा, 25 नहीं, क्या आएगा, 20%। अब देखो तुम्हारे वो चिन्ह एग्जाम जेट जिसको बोलते हैं, वो क्वेश्चन ये की यही पूछती है, ये की यही मतलब यही क्वेश्चन पूछेगा उसे जिस दिन पूछना होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इतना ही बच्चों का लेवल होगा और इतने ही उसका एग्जाम का लेवल रखेगा। वो क्या पूछ लेगा, तो ऑप्शन देगा 25%, 20%, 15%, 10%, ठीक है। तो बच्चे 25% निकालेंगे, बहुत सिंपल सा। भी कुछ लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं होगा तो 20/80 इंटू 100 करेंगे परसेंट, और वाह 25% आंसर आया, टिक करो। ये 20% चौथे ऑप्शन में होगा भाई, समझे। तो आंसर आपको क्या लाना है, 20% को कैसे लाना है वो आपको दिख गया होगा, ठीक है गज्जू, समझ में तो आ रही है ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बोल भी लिया करो, बस कान के लगा के बैठे रहते हैं, कभी कभी बोलने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, इसलिए बोल लिया करो, ठीक है। ओके सर, आइए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल और मेथेनॉल का मिक्सर। अरे नॉल एल्कोहल, लिक्विड में लिक्विड 1:3 है, ध्यान से समझना, 1:3 है। तो यदि मिश्रण आयतन के रूप में मापा जाए, आयतन के रूप में, तो आयतन ही रूप मापेंगे और क्या, तो विलियन की सांद्रता ज्ञात करो। दिया गया है क्या कि मेथेनॉल जो और एथेनॉल है, उसमें एथेनॉल तो 1 है तो मेथेनॉल 3 है, सही है कि नहीं है। तो ये हुआ कि हमें ये चेक करना है कि टोटल विलियन का आयतन कितना हो गया, 1 तो इसका, 3 इसका, टोटल कितना, 4। बोलो हुआ नहीं हुआ। अब एथेनॉल की बात कर लो, एथेनॉल की बात करो, एथेनॉल की बात करो, तो एथेनॉल का खुद का आयतन 1, तो कुल आयतन 4 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया, 25%, सही है कि नहीं है। तो हमारे पास कितना आ गया, 25%, बोलो आया कि नहीं आया। मेथेनॉल की बात कर लो तो 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, तो ये वापस आ जाएगा कितना, 75%। अच्छा आएगा ही नहीं आएगा। अब इसको यहाँ पे रोक के देख ले कैसे क्या सॉल्व किया है, ठीक है। ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है जो आप वैसे दिमाग लगा रहे हो, क्या है सर, निकान देख ले भाईला, देख लिया कि ओके। आगे बात करते हैं आयतन परसेंट विलियन की। ये आयतन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन इंटू 100, तो ये हमारे पास सिंपल से पॉइंट थे वो हमने सॉल्व कर लिए। देखो विलेय की, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, विलेय की किसके आधार पे बोला था वो, अरे देख, विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर, सही बात है, विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर विलियन के प्रकार। और अब हम बात कर रहे हैं विलेय की मात्रा के आधार पे। अब पहले विलेय और विलायक दोनों काम आ रहे थे, अब केवल और केवल विलेय ही, सॉल्यूट ही काम आएगा, ठीक है। और सॉल्यूट जो काम आएगा उस सॉल्यूट के बारे में बात कर ले अपन कि विलेय की मात्रा के आधार पर जो विलियन होता है वो विलियन नॉर्मली हम बोलते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ठीक है। तो शुरू में चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप उसको ट्रिक के रूप में समझेंगे इसको, न कि आप पूरा रामलीला समझेंगे इसकी, ठीक है। तो मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मोलरता को स्मॉल एन से, नॉर्मलता को स्मॉल नहीं मोटे एन से, मोटा मतलब जानते हो, कैपिटल एन। फॉर्मलता को कैपिटल एफ से लिखते हैं। उपरोक्त विलियन के लिए मोल ज्ञात करना आवश्यक है। यस, इनमें से किसी के भी बारे में ज्ञात करो,
तो उसके लिए आपको मोल ज्ञात करना आना चाहिए। याद आया क्या कुछ? मैं याद कराता हूँ। मोल ज्ञात करने के लिए 3 नियम होते हैं। किसी का भार बटे उसी का भार। आपको जिसका भार दिया उसी का अणु भार से भाग दे दो तो आपको मोल मिल जाएंगे। किसी का आयतन बटे उसी का आयतन। अरे उसी का क्या आयतन, उसमें भाग दो किसका? किसी का आयतन, उसमें भाग दे दो किसका? 22.4 का भाग दे दो तो उसके मोल आ जाएंगे। किसी की संख्या दे आपको और उसमें Na का भाग दे दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा उसके मोल। तो मोल ज्ञात करने के लिए भार दे तो उसके अनुभार का भाग दे दो, आयतन दे, ठीक है, आयतन दे तो उसके अंदर 22.4 लीटर का भाग दो। तो आयतन को भी लीटर में लेना पड़ेगा। और बोला ना अंश में जो मात्रक होता है हर में भी वही होना चाहिए। लीटर, ये लीटर है तो ये भी लीटर होना चाहिए। ये अणु है तो ये भी अणु होना चाहिए। परमाणु होगा तो ये भी परमाणु होगा। ग्राम तो ग्राम, लीटर तो लीटर, किलोग्राम तो किलोग्राम। समझ में आया क्या मेरी बात? तो जैसा वजन विलेय का वैसा ही उसमें हर में भी आना चाहिए। ये तो हमारे पास फिजिक्स मैथ सारे ही बेसिक्स बोलते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी देर बाद में। देखिए मोल, मोल जब मुझे ज्ञात हो गए तो मैं पहले मोल की प्रैक्टिस कर लूँ 1-2 क्वेश्चंस की, है कि नहीं। फिर मोलरता पे जाऊंगा, नॉर्मलता पे जाऊंगा, मोललता पे भी जाऊंगा, फॉर्मलता पे भी जाऊंगा, और फिर आपस में एक दूसरे के बीच में रिलेशंस भी बना के देखूंगा। कुछ ट्रिक होगी, उस ट्रिक के बेस पे हमें ये क्वेश्चन सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास आया कि 73 ग्राम HCl के मोल ज्ञात करो। तो याद करें मैंने आपको किसी टाइम पे HCl का अणु भार सिखाया था, मॉलिकुलर वेट ऑफ HCl। H का 1 था क्या 1? H का 1 प्लस 35.5 सही है कि नहीं है? तो 35.5 का दुगना 35.5 में एक ऐड कर दो तो 36.5 आया था क्या? और याद करो आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो 35.6 कर दिए थे, है ना। वही है मॉलिक्यूलर वेट। तो अब मेरे से उसका एक स्टेप आगे का पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है कि 73 ग्राम HCl ले लिया आपने और उसमें कितने मोल होंगे। तो आप क्या करेंगे, किसी का भार बटे उसी का अणुभार, बोलो होगा नहीं होगा? किसी का भार, ये रहा किसी का भार ग्राम में, बटे उसी का अणुभार। तो किसी का भार दिया है 73 और उसी का 36.5, तो 36.5 इंटू 36.5 दो गुना करते 2 मोल आए कि नहीं आए? आए ना। ये ऐसे मोल ज्ञात करना है। अब संख्या की बात कर रहे हैं, देखो संख्या, अब क्या दिया है क्या पूछा है, ये भी बात दिमाग की चीज है। देखिए ये क्वेश्चन अगर किसी ने मेरे से पहले कभी पढ़ा हो तो उसे याद आ गया होगा, सर ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व करवा दिए। देखो 4.4 ग्राम CO2 है और उसके मोल नहीं पूछ के अणु की संख्या पूछी है। तो सोचो कहाँ जाना पड़ेगा, पहले मोल निकालो, इस वाले कंडीशन से मोल ज्ञात करो, और मोल जब ज्ञात हो जाएंगे तो फिर इस फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। तो देखो कैसे, पहले मोल ज्ञात किया 4.4 डिवाइडेड बाई 44, क्योंकि CO2 का मोलिकुलर वेट कितना है 44, 12 प्लस 16 16 कितने हो गए 44, डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 0.1 मोल, है ना। 0.1 मोल मैंने यहाँ लिख दिया। मोल बराबर किसी की संख्या, किसी की मतलब CO2 की संख्या बटे 6 × 10⁻23 अणु, है ना। तो अब आपको क्या चाहिए, CO2 इस अणुओं की संख्या चाहिए, तो आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 × 10⁻23 जो होगा इधर जाएगा तो 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा ना। तो देखते 0.6 ही होगा क्या, ये लो साहब 0.6 हो जाएगा। तो CO2 के मोल कितने आए 0.6, 0.1 × 6 × 10⁻23, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे 0.1 से, तो 0.6 हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रही है? क्वेश्चंस इजी है, ये क्वेश्चंस रिपीट करने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आ गए तो जेट में एक भी क्वेश्चन इस पेज में से बाहर नहीं आएंगे, समझे। तो मैंने जो लिखा है ना 3 क्वेश्चन आएंगे, वो 3 यहीं से आ जाएंगे। इससे बढ़िया है अगर नहीं कुछ पार पड़े ना तो तुम तो उठो, एक जैसे अभी केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक पढ़ा दिया, उस वीडियो को 4-5 बार देख लो तो आपके वो जेट के क्वेश्चन सोल्व। अब ये जो वीडियो बना के अपलोड किए जा रहे हैं, ये इनको एक साथ आप कंटिन्यू देख लो और सॉल्यूशन के क्वेश्चन सोल्व। तो उसके बाद में अगला टॉपिक मैं जो लेने वाला हूँ, हो सकता है मेटलर्जी लूँगा, मेटलर्जी का एक चैप्टर बनाऊंगा पूरा,
उसको 5-7 बार देख लो, दादा पढ़ लो, ऐसे है। अब मैं तो मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी तो होती है। अब तो महाराज आपकी पिटाई भी नहीं कर सकते, है कि नहीं। अब मर्जी पड़े तो क्लास लेने का, नहीं तो नहीं लेने का मास्टर। सही बात है। तो देखिए आपने क्या किया, 0.6 को थोड़ा सा कन्वर्ट किया, 10⁻23 थी ना, 10⁻23, 23 को 22 लिख लो, और एक पावर को क्या कर लो, एक पावर को यहाँ से उठा के नीचे ले आओ भाई। 10⁻23 को 10⁻22 लिख दो, तो बच्चे कितने, 10, 10 को मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से, तो 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये तो केवल मैथमेटिकल वो है, फॉर्मूले हैं, गणित लगाई हुई है, मैथ लगाई हुई है, और आंसर आ गया 6 × 10⁻22 अणु। पेपर में क्या आएगा, ऐसे ही आएगा, ऑप्शन ये आएगा 0.6 × 10⁻22, 6 × 10⁻22, 0.6 × 10⁻23, 6 × 10⁻23। भाई साहब 4 ऑप्शन बन गए, क्वेश्चन वही था, समझे। तो अब अगले वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। याद है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो रिपीट कर लो। 1000 ग्राम H2O में कितने ग्राम थे, 1000 ग्राम H2O में कुल अणु, क्या भाई, कुल अणु H2O के हैं, कितने H2O के, 1000 ग्राम आपने H2O पानी ले लिया, उस जल में H2O के कितने अणु हैं कैलकुलेट करना है। तो ग्राम भार दे दिया, भार बटे अणु भार कितना आया 18, डिवाइड किया तो 55.5 मोल। अब ये तो मोल आए हैं, अब मुझे चाहिए H2O के अणु, तो मोल 55.5 × 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं करूंगा, तो 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब मेरे पास जो आंसर आया वो आया, देखो कितना, 55.5 × 6 × 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दे 6 को 55.5 से मल्टीप्लाई करो 333 × 10⁻23। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ICAR ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई, ICAR BHU नीट जैसा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है कि आपको मैं पढ़ाता हूँ तो आपको ऐसा लगता है सर ये तो ईजी है, ईजी कुछ नहीं है, जब नहीं पढ़ाया उसको पढ़ के देख ईजी कितना होता है। नेक्स्ट, NH3 का आयतन 44.8 लीटर है, ठीक है। NH3 का आयतन जो है, वॉल्यूम जो है 44.8 लीटर है। तो NH3 का बाहर ज्ञात करो, वेरी इंपॉर्टेंट। मोल कैलकुलेट कर ले पहले, 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड किया तो 2 आंसर आया, 2 मोल है। तो 2 मोल बराबर NH3 का भार बटे NH3 का अणुभार, तो NH3 का अणुभार कितना है 17 को इधर ले जाओ 34 ग्राम, पहले पड़ी क्या, 34 ग्राम NH3 का भार आ जाएगा। समझ में आया क्या, बात समझ में आ रही है। अब ये तो केवल और केवल मोल को इंटर कन्वर्ट करने वाले टॉपिक आज चल रहे हैं, जिसमें हम किसी के मोल को किसी के किसी में कन्वर्ट कर पाते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन देख लो, ये देखो 1 मोल H2O का, ये क्वेश्चन आ गया देख, तभी तो मैं कहता हूँ बच्चा कुछ पढ़ ले बच्चा। 1 मोल H2O में जल का भार होगा, तो 1 मोल H2O, 1 मोल H2O, 1 मोल लिख दिया, ये मोल कि H2O का भार बटे H2O का अणुभार, तो H2O का अणुभार इधर ले आओ, 18 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, H2O का भार कितना होगा 18 ग्राम। कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे ये क्वेश्चन देखो 44.8 लीटर NH3 में अणुओं की संख्या ज्ञात करो, तो आप ज्ञात कर लो, पहले तो डिवाइड कर लो, 2 मोल आ गए, फिर मोल आ गए तो किसी को बाहर ज्ञात करना है, अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा कितना 12 × 10⁻23 अणु। बहुत सिंपल है गज्जू, बहुत सिंपल। मास्टर इसको और कुछ तरीका बताओ। देखिए 6 × 10⁻23 को हम Na लिखते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं ना 2Na, तो कोई गलत नहीं है। ये तो मेडिकल में गया, क्या गया, ये दिमाग लगाना थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, थोड़ा सा। भाई साहब इसका मोल लिख दिया 2 मोल, है ना। 6 × 10⁻23 से गुणा करने का मतलब Na, देख अच्छे से मैंने पहले फॉर्मूले में लिखा है, Na लिख सकता हूँ इसको। तो 2 को इन संख्या से गुणा करने से बढ़िया है Na से गुणा करो, तो 2 × Na 2Na। आया कि नहीं आया, सिंपल है भाई। तो ये जो पुराने आंसर आ रहे हैं ना, उनमें उन 6 × 10⁻23 को डायरेक्ट लिख दो कितना Na। अब अभी एक ऑप्शन में आंसर आया था 0.1, उसको हम मल्टीप्लाई करें 6 × तो उसको 0.1 Na ऐसे लिख दो, ऑप्शन में ऐसे मिल जाए तो भी सही है। सोचिए क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईजी है, बस वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ आस्किंग ऑफ क्वेश्चन ये डिफरेंट आते हैं, बस समझे क्या। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी। अब जैसे मान लीजिए इसमें आपको दे दिया क्या, अणुभार भार अणुभार 1 मोल आ गया ना इसका, है ना, 1 मोल दिया है, भार आपसे ज्ञात कर लिया। 1 मोल को क्या लिख सकते हैं, 1 Na लिख सकते हैं, क्योंकि Na 1 से Na को मल्टीप्लाई कर दो Na से, भाई 1 क्या गया Na लिख देगा तो 1 Na।
और एक अन्य अणु है इसमें। क्वेश्चन ये पूछ ले 1 मोल H2O में जल का भार 18 ग्राम है, ये तो अलग हो गया है ना, सिंपल हो गया, ये तो एक क्वेश्चन ही अलग है। और इसी को अलग से पूछ ले 1 मोल H2O के अणु कितने हैं। 1 मोल को Na से गुणा कर दो, Na एक Na है और क्या है। 1 मोल H2O में आयतन ज्ञात करो। 1 मोल H2O में क्या करेंगे आयतन, तो 1 मोल H2O का आयतन बढ़ते 22.4, 22.4 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो H2O का आयतन कितना आ गया 22.4। समझ में तो आ रही है ना। अब 1 मोल H2O के अणुओं की संख्या याद करो Na, सही है कि नहीं। यहाँ देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आया, तो तुमसे कितनी बार कहा है, आप इसके नोटबुक बना रहे हो या फिर नोट कॉपी बना रहे हो, कॉपी को खोलो है ना, और सुबह 6-7 बजे के लगभग मेरे को कॉल करो। ऐसे कोई यूँ नहीं है कि तो सर आपने मना किया था, कॉल करो आके मेरे को बताओ सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। अब तुम तो मुझे उल्टा बोलते हो, सर वो जो आपने नोट्स भेजे थे ना उसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो बताओ। अरे तो सर को जरूरी है क्या कॉपी किताब आपके सामने लेके बैठे हैं, वो आप आपका क्वेश्चन बोलो, ठीक है, और उसका आंसर आपको मैं कॉल पे बता दूंगा कि इसको ये आंसर आएगा। समझ में आया। तो आप लोग क्वेश्चंस को पूछो, अगर कोई भी डाउट रह जाए थोड़ा सा भी तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। जब ऑप्शन मिल रहा है, ऑफर चल रहा है, कोरोना ऑफर, तो उसका लाभ उठाएं। समझ में आ रही है क्या। आगे बढ़ते हैं। 22,400 मिलीलीटर। और मिलीलीटर तो हमें चाहिए नहीं मास्टर, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो लीटर चाहिए, तो 22.4 लीटर सही है। O2 गैस का अणु भार ज्ञात करो। अब देखो ये 22.4 लीटर। अब O2 गैस सही है भाई, O2 है ना, O2 का अणुभार तो 22.4 का तो केवल मामो बना दिया, हमें तो डायरेक्ट बता सकते हैं अणुभार, तो हम डायरेक्ट बताते हैं कितना 32। सही है कि नहीं है। 22,400 मिलीलीटर H2 गैस का अणुभार ज्ञात करो। H और H दो आंसर। समझ में तो आ रही है ना। तो कुछ क्वेश्चंस केवल मैनिपुलेटिंग के लिए होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। अब देखिए बहुत सिंपल सा नया पॉइंट कि विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होंगे, उनमें मैं पहला पॉइंट लेके चल रहा हूँ मोलरता। इंपॉर्टेंट, मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M या स्मॉल m। तो हम बिल्कुल सिंपल से बोलेंगे क्या, स्मॉल m नहीं सर, स्मॉल m तो मोलरता होती है, कैपिटल M सही है ना। वो आदत क्या तुमको क्रॉस करके बताने की होती है ना, थोड़ा कंफ्यूज करके, इसलिए मैं उल्टा सुल्टा बोलने के अभी भी पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाती है, वो हैबिट ऐसी पड़ी हुई है ना। कंफ्यूजन कर बंदे में क्रिएट करो जिससे इंटरेस्ट बढ़े उसका। हाँ जी, तो मोलरता कैपिटल M किसी के मोल लीटर आयतन में मिलाने पर प्राप्त विलयन मोलर विलयन कहलाता है। क्या बोला कि मोल घोलो किसी विलयन के लीटर आयतन में, किसी भी विलयन के लीटर आयतन में क्या घोल दो, मोल। अगर आपने विलयन तो लिया लीटर में और उसमें घोल दिए मोल, तो जो जोड़ बाकी गुणा भाग करके आंसर आएगा वही उसकी कहलाएगी मोलरता। मैं बोल रहा हूँ सुनना, देखो क्वेश्चंस को देखो, बहुत सिंपल सा है। फॉर्मूला तो लिख दो, क्या आया फॉर्मूला, क्या आया, मोलरता बराबर किस, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। समझे, ये फॉर्मूला याद आया। कुछ और भी याद करो। अगर मोल को नहीं लिख के चलो, विलय का भार बटे विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में, याद आया, यही पढ़ाया तुम्हें मास्टर ने। तो हम वो विलय के भार वार नहीं, हम डायरेक्ट मोल निकालेंगे उससे, समझे। तो मोल दे दे डायरेक्ट, तो बहुत ही सिंपल है। मोल और लीटर में, यानी कि जो मोल दे उसमें 1 लीटर का भाग दो, लीटर का 1 लीटर तो 1 का दे दो, लीटर में होना चाहिए, 2 लीटर तो 2 का दे दो। तो 0.25 मोल, 0.25 मोल में 1 का भाग दिया, आंसर आ गया 0.25 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर इसकी क्या है, यूनिट। मोलरता कैपिटल M की यूनिट जो होती है वो होती है मोल बाय लीटर। आई समझ में। और देखो जो आंसर आएगा उस आंसर को लिखने का तरीका देखें। आंसर जब भी आता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसको लिखने का तरीका होता है जो, जैसे ये 0.25 मोलरता आ गई ना, तो हम इससे लिखेंगे 0.25 कैपिटल M। किसका विलयन, NaOH का विलयन है। ऐसे पेपर में आता है।
अब हम सोचते हैं सर 0.25 में एम क्या लिख दिया, एम यानी मोलरता, ये मोलरता, अभी तो मोलरता ज्ञात करवा रहा है, समझे। और जब पेपर में उसे और कुछ पूछना होता है तो पहले ऐसे लिखता है, देखो 0.25 मोल NaOH की pH ज्ञात करो, तो 0.25 एम लिख देगा। और एम का मतलब यहाँ मोल नहीं है, यहाँ कैपिटल एम का मतलब होता है मोलरता, ठीक है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान दें कि आपको 0.5 एन लिख दिया, ये देखो ये आगे लिख दिया, देखो लिख ही दिया उसने, 0.5 मोल H2SO4 की 2 लीटर विलियन में मोलरता याद करो। तो 0.5 मोल है, 0.5 मोल है ना, बोलो 0.5 मोल है, ये रे साहब, और उसमें 2 का भाग दे दिया तो 0.25 एम, कैपिटल एम में देखो ना, दिख रही है। पॉइंट बी, अब देखो अगला क्वेश्चन, 20 मोल NaOH की 5 लीटर विलियन में मोलरता याद करो। 20 मोल, 20 बटे 5 कर देंगे तो कितना है, 4 मोलरता, मोलरता पूछी नहीं, ये देखो मोलरता पूछी है, और वो कितना आएगी, 4 आएगी, नहीं आएगी। 20 ग्राम NaOH की 2 लीटर विलियन में मोलरता, अब देखो मोल नहीं दिए, अब की बार क्या दे दिया, ग्राम दे दिया, तो किसी का भार बटे उसी का अणुभार बराबर मोल, तो मोल निकालो। NaOH के मोल कितने आएंगे, Na23O 16 1 40, तो 20 बटा 4 20/40, तो ये आ गया आपके पास कितने मोल, आधा मोल, आधा मोल आया ना। आधा मोल में किसका भाग दे दो, 2 का, बट्टा 2, बट्टा 2 का मतलब आधा, आधे का भी आधा कर दे फिर, तो कितना आएगा 0.25 एम, कैपिटल एम लिख देंगे। देखना भाई आंसर आएगा जब ऐसे आएगा वो, ये लो 20/40, 20/40, 20 डिवाइडेड बाई 40, आपके पास आंसर आया 0.5 मोल, 0.5 में 2 का भाग दिया और वो आंसर आ गया 0.25। मेरे को एक बात याद दिलानी है, वो आपको मैंने बहुत बार पढ़ा भी दी, क्योंकि ये बेसिक्स में पढ़ा देता हूँ मैं, क्या 1/2, ये 1 का मतलब पूरा, ये है आधा, आधा मतलब 0.5, 0.5 मतलब 50%, सही है। तो सोचो किसी के 1 2 3, किसी के बट्टे में 2 आ जाए, इसका मतलब उस ऊपर वाले का आधा है ये, और बट्टे में 4 आ जाए तो ऊपर वाले का पहले आधा करो फिर आधा करो, तो यानी चौथा हिस्सा है, समझे। तो अभी आपने देखा क्या, ये क्वेश्चन शॉर्टकट में कैसे आया कि आधा तो ऊपर लिखा है 0.5 यानी आधा, आधे में फिर 2 का भाग दिया मतलब उसका भी आधा, तो 0.25 आया कि नहीं आया, अब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगला, 22,400 ml CO2 गैस का 1 लीटर विलियन में मोलरता ज्ञात करो। ये दे दिया मोल, सॉरी मोलरता तो दी नहीं, मोलरता की जगह मिलियन दे दिया आयतन में। 22,400 मिलीलीटर को लीटर बदलो पहले, तो 22.4 लीटर आ गया 22.4 लीटर में 22.4 का ही भाग देना पड़ेगा, तभी तो मोल आते हैं, तो ये 1 मोल आ गया ही नहीं आ गया, देखो निकान, देखो निकान है, मोल बराबर 22.4 बटे 22.4, ml को पहले लीटर में बदल लिया, ये देखो साइड में बदल लिया। अब 1 मोल आया, 1 मोल है ना, 1 मोल में 1 लीटर का भाग दो, इस 1 लीटर का भाग दे देंगे अपन, 1 तो आ गया अलग, 1 तो आ गया, देखो ना, ये 1 है, ये तो ये वाला 1 है, और ये जो दिया है ना ये 1 ये है, 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 MOL बट्टे मोल बटे लीटर लिखो, या 1 M लिख दो, आंसर सेम है। सेम दूसरी वाली नहीं होती, अब वो सेम बोल रहा हूँ मैं, सेम दूसरा होता है। हाँ जी, हाँ मुस्कुरा रहा है गज्जू। देखो 4.4 ग्राम CO2 का 500 ml विलियन में मोलरता ज्ञात करो। 4.4 का डिवाइड करो 44 से, 0.1 मोल आ गया। 0.1 का आपको आधा लीटर है ना, 500 ml यानी आधा लीटर, तो 0.1 का आधा लीटर है ना, पॉइंट से पॉइंट उड़ाने का, 1/5 लिखने का, 1/5 को सॉल्व करने का, 0.2 आंसर 0.2 m आ जाएगा नहीं आ जाएगा। 73 ग्राम HCl का 2 लीटर विलियन में मोलरता ज्ञात करो। 73 डिवाइडेड बाई 34, 2 मोल आ गए, 2 मोल में 2 लीटर का भाग दो तो 2 लीटर है ना, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 मोल प्रति लीटर यानी 1 m आंसर आएगा। पल्ले पड़ रही है, समझ में तो आ रही है ना। अब अच्छे से रोको वीडियो, देख लो क्या पढ़ा है अभी,
इन क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन आपके अंदर सॉल्व होने चाहिए टॉपिक पे, तभी तो पार पड़ेगी ना, समझ रहे हो। अगला देखो, अगले वाले तो हम बात करेंगे नॉर्मलता की। तो देखिए पहले फॉर्मूले पढ़ते हैं। नॉर्मलता की डेफिनेशन, किसी के तुल्यांक की मोल। अब ये तुल्यांक की मोल क्या बीमारी है सर? अभी रुको तो सही, पढ़ तो ले यार, बीमारी को बाद में देखेंगे। बीमारी के लिए महाराज बैठे हैं इलाज करने के लिए, पहले पढ़ो बाद में देखेंगे। तो हाँ क्या बोले आप सर? ये ऊपर भी कुछ दिख रहा है, उसको भी पढ़ ले। तो पहले मैं जो बोला पढ़ ले। किसी के तुल्यांक की मोल विलियन के लीटर में उपस्थित होने पर, तुल्यांक की मोल, उसमें तो मोल आ रहे थे, मोलरता आ रही थी। तुल्यांक की मोल आएंगे तो मोलरता नहीं आएगी। उस विलियन को हम क्या कहेंगे? उस विलियन को हम नॉर्मल विलियन या नॉर्मलता कहते हैं। तो फॉर्मूले क्या बना? किसी विलेय के यानी किसी के तुल्यांक की मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में, इक्विवेलेंट मोल, ठीक है, इक्विवेलेंट मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन लीटर। तो आप आंसर आ जाएगा आपके पास नॉर्मलता। अब देखो महाराज क्या बोलते हैं, महाराज ऐसे बोलते हैं कि अपुन के अनुसार नॉर्मलता पूछी जाए, क्या पूछी जाए? अपुन के अनुसार यदि नॉर्मलता पूछी जाए तो पहले मोलरता ज्ञात करो। मोलरता यानी पुराना जो पढ़ाया है। उसके बाद दिए गए अणु के कुल आवेश या धनावेश या ऋणावेश, है ना, ज्ञात करें। जो दिया हुआ है ना अणु, उसका धनावेश और ऋणावेश ज्ञात करें और उसे मोलरता से गुणा कर दें। अगर आपको लग रहा है कि धनावेश 2 है तो मोलरता जो है उससे दुगनी कर दो। अगर लग रहा है कि धनावेश ऋणावेश एक ही है, धनावेश गिनो चाहे ऋणावेश गिनो, अगर उसका मान 1 मिले तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? वो जैसी मोलरता है उतनी ही नॉर्मलता बता देंगे। समझ में आया क्या? तो अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये समझ में आया क्या? फॉर्मूला लिख लो बस, राधे राधे नॉर्मलता की। अब नॉर्मलता मोलरता ज्ञात करना सीखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या देगा? नॉर्मलता पूछेगा और मैं ज्ञात क्या करूंगा? मैं पहले मोलरता ज्ञात करूंगा। देखो 1 मोल HCl का 1 लीटर विलियन में नॉर्मलता ज्ञात करो। 1 मोल HCl का 1 लीटर विलियन में नॉर्मलता ज्ञात करो। 1 मोल HCl का 1 लीटर विलियन में नॉर्मलता ज्ञात करो। तो 1 मोल HCl 1 लीटर 1/1 करेगा तो मोलरता कितनी आएगी इसकी? 1। तो मोलरता आ गई 1 है। अब इस HCl अणु को तोड़ो, H प्लस Cl माइनस। तो ये प्लस देखो या माइनस देखो, प्लस का आवेश कितना? 1, माइनस का भी 1। तो इन दोनों में से एक का देखना है, हमेशा बराबर ही आएंगे। ये 1 है, इसका मतलब जब मोलरता और नॉर्मलता चेक कर, मोलरता से नॉर्मलता में जाना हो और HCl का मान 1 आ रहा है तो फिर 1 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अगला बड़ा देख। 20 ग्राम NaOH का 1 लीटर विलियन में नॉर्मलता ज्ञात करो। 20 ग्राम का ग्राम का पहले अणुभार से भाग करो। आधा मोल का आधा मोल बटा 1 लीटर यानी कि आधी मोलरता आ गई। अब NaOH को ब्रेक करके देखो। NaOH को जब तोड़ोगे तो मुझे पता चलेगा कि NaOH जो है वो Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। बोलो टूटता है। Na प्लस OH माइनस में टूटता है यानी कि 1 प्लस 1 माइनस है, यानी कि वही 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 0.5 ही नॉर्मल, यानी कि मोलरता और नॉर्मलता इसमें भी बराबर आई और इसमें भी बराबर आई। समझे क्या? अब थोड़ा सा इधर दिमाग लगाने का। ये क्या लिखा है? M कैपिटल है, मोलरता बोले तो मम्मी, ऐसे याद करो, ठीक है। और N बोले तो नॉर्मलता बोले तो नानी। अब मुझे बताओ, क्या मैंने आगे लिखा है, रिलेशन दिखा है, मम्मी बड़ी होती है नानी से? कभी नहीं, यानी कि मोलरता कभी भी नॉर्मलता से ज़्यादा नहीं हो सकती। मोलरिटी नेवर मोर देन नॉर्मलिटी। और नानी मम्मी से बड़ी होती है और कभी कभी बराबर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मम्मी आगे बढ़ के नानी बन जाए तो नानी बराबर। वाह सोच, वाह, मज़े आ गए। मज़े क्या आ गए? ये कंसेप्ट ऐसे है कि मुझे नॉर्मलता और मोलरता के अंदर कोई कंसेप्ट पूछे कि कौन बड़ा होगा तो दिमाग में बिठा दो कि नॉर्मलता बड़ी हो सकती है, नानी बड़ी हो सकती है, मम्मी से बराबर हो सकती है, पर मम्मी नानी से बड़ी नहीं हो सकती।
मोलरता नॉर्मलता से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती है। पल्ले पड़ी क्या मेरी बात। तो अब ये क्वेश्चंस देख लो अच्छे से और इसको सॉल्व करते हैं थोड़ी देर के बाद।